हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। आई एम योर केमिस्ट्री लेक्चरर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 6 करने वाले हैं। बी प्रिपेयर फॉर द सेम। हमारा न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा बेटा? आपका न्यू बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है और उसी के रिगार्डिंग मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ। अभी जरा आप लोग मुझसे माइक से बात कीजिएगा, आपकी चैट ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या सभी ने ये फॉर्म भर दिया है, अपना ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, अपना मेल चेक किया है सभी यस ने? सर। यस सर यस कर सर। लिया। यस सर। सर ठीक है, सर तो खाली उसमें टाइमिंग का आया था, ग्रुप ज्वाइन का तो कुछ नहीं आया। ग्रुप ज्वाइन का भी आएगा बेटा मेल, हाँ सर, आपको मेल लेकिन है चेक ना करो। व्हाट्सएप यस ग्रुप में नहीं आया सर, है। हमने कर लिया अभी मेल। यस अभी सर, आ जो गया। सर ने फोन किया था ज्वाइन करने का। ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ, अगर आप मेल चेक कर रहे हैं तो लेकिन मेल के अभी अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं आया ये। हाँ बता रहा हूँ बेटा, मेल के अंदर आपको एक स्पैम फोल्डर मिलता है, स्पैम वाले मेल चेक करना, यस उसमें सर, भी हो सकता है। ठीक है, स्पैम लिंक वाला कवर मेल। छोड़ के। हाँ, स्पैम वाले फोल्डर में चेक कीजिए। इनबॉक्स में नहीं होता कई बार। ठीक है, मेल के अंदर काफी सारे फोल्डर होते हैं, इनबॉक्स वाला होता है, एक आर्चीव वाले भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से सेंट मेल होती है, इसी तरह से एक आपको स्पैम का फोल्डर मिलेगा, SPAM, स्पैम। कई बार मेल जो गूगल है वो मेल को समझता है कि ये जो मेल है वो सेफ नहीं है, इसलिए उसको स्पैम में डाल देता है। ठीक है, तो स्पैम वाला फोल्डर सभी स्टूडेंट चेक करेंगे, वहां पर शायद आपको मिल जाएगा अपने ग्रुप का लिंक। नो सर, मेरे को इनबॉक्स में मिल गया था। हाँ, जनरली सर वो इनबॉक्स में मिल फॉर्म तो जाता है। भर दिया है, जो मतलब मिल गया था। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्पैम वाला फोल्डर भी चेक करें और अपने ग्रुप्स ज्वाइन जरूर करें। ज्वाइन योर डेडिकेटेड ग्रुप्स, जो भी आपको ग्रुप मिले हैं। सर कर लिया, हो गया सर ग्रुप ज्वाइन। लेकिन ठीक है, सर जिनका हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बना है। व्हाट्सएप नहीं मिला है तो आप ऐसा कीजिए, आपके जो ग्रुप के एडमिन्स हैं उनमें उनको पर्सनल मैसेज उनके नंबर पर एडमिन पर भेजिए। ग्रुप में आप नहीं भेज सकते हैं, बट एडमिन को आप भेज सकते हैं। ठीक है, वो टीचर्स हैं सभी, तो उनमें से किसी भी टीचर को जिनको आप जानते हो उनको आप भेज दो अपना ईमेल आईडी, आपका जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, आपके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, जो भी आपके इन्फॉर्मेशन हैं, अपना पर्सनल नंबर, मेल आईडी, वो सब आप अपने टीचर को भेज सकते हैं और बता दीजिए उन्हें कि सर अभी तक हमें ग्रुप का लिंक नहीं आया है, तो प्लीज सेंड अस ऑन आवर पर्सनल मेल आईडी। वो जो आईडी आप देंगे उसके ऊपर आपको मेल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अपने किसी भी टीचर को, एडमिन को भेज सकते हैं। ओके गाइज, ठीक है। सर फिर आप ओके क्या सर। पढ़ाओगे हमें केमिस्ट्री? नहीं बेटा, आज आनंद सर जो हैं वो लीव पर हैं, दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग देयर क्लास। ठीक है, उसके अलावा जो आपके ग्रुप्स होंगे वो ग्रुप्स के अकॉर्डिंग आपको टीचर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे आपको अभी तक अपने ग्रुप्स नहीं पता है, वैसे हमें भी अभी तक हमारे ग्रुप्स नहीं पता है कि हम अभी किसको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, वो लॉटरी सिस्टम है, जिसका जो निकलेगा, है ना। फिर भी आप अपने ग्रुप्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अपने स्टूडेंट्स को चेंज नहीं कर सकते। आप लोगों को ज्यादा छूट है, हमें नहीं है। ठीक है, तो हमें तो उन्हीं को पढ़ाना पड़ेगा जो हमसे पढ़ रहे हैं, दैट्स इट। तो वो मंडे को पता लगेगा बेटा, हमारी भी लॉटरी निकलेगी, आप लोगों की भी लॉटरी निकलेगी। ठीक है, तो सबके लिए सस्पेंस है, क्योंकि वो सारा डाटा सबके साथ शेयर करना, दैट्स नॉट द, मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर टीचर को हर स्टूडेंट का नाम दे देंगे कि ये आपके आपके स्टूडेंट है जी, ये आपके आपके ग्रुप्स हैं, ये है वो है, वो हमारे लिए वो अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे लिए प्रॉब्लम, मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं अभी किसी ग्रुप के अंदर हूँ नहीं। ठीक है, मेरा नंबर एक्टिवेट ही नहीं हुआ है जिससे मेरे को ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, दैट इज व्हाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपके बारे में बेटा, टेस्ट सिलेबस। ठीक है, हर संडे को आपका टेस्ट होता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, और इस बार आपका टेस्ट जो वो केमिस्ट्री का होगा, और केमिस्ट्री का सिलेबस जो होगा वो आपका है स्टेट ऑफ मैटर। गॉट दिस गाइज, नोट कर लेना बेटा सभी। 30 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट का होगा। 8 बजे आपके ग्रुप पर लिंक आ जाएगा टेस्ट का, 8 बजे। सर इसमें आरएमएस से भी क्वेश्चन आएंगे? आरएमएस हो सकता है बेटा, उससे भी आए। मैंने आपको आरएमएस के वो बताए थे शायद, अगर आपने मेरी क्लास लगाई थी तो, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। सर मेरा ना जैसे ना टेस्ट कल। हेलो पिकाजू। आपकी आवाज गायब हो गई थी मोहित बेटा, आपकी आवाज गायब हो गई थी अचानक भी। दोबारा से बताइए क्या है। सर मेरी ना मतलब टेस्ट का लिंक तो आ जाता है, लेकिन उसमें मतलब टेस्ट नहीं दे पाते, उसमें ओपन ही नहीं होता है वो। बेटा अगर वो टेस्ट ओपन नहीं होता है ना, ठीक है, तो आप उसी टाइम पर जो एडमिन होते हैं उनको मैसेज किया कीजिए। ठीक है, ग्रुप एडमिन। तो उसके तरीके कुछ ट्रबल शूटिंग में आपको बता देता हूँ, कि उस टेस्ट के लिंक को कॉपी कीजिए वहां से। ठीक है, फिर क्रोम ब्राउजर खोलिए अपने फोन में, और क्रोम ब्राउजर के अंदर उसको पेस्ट करके फिर उसको गो कीजिए। ठीक है, तो उससे वो खुल जाता है। अगर उससे नहीं हो रहा है
तो अपने डिवाइस को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए और फिर से क्रोम ब्राउजर में ट्राई करें। फिर भी नहीं हो रहा है तो उस लिंक को आप दूसरे फोन में ओपन करके और दूसरे फोन से क्रोम ब्राउजर में ओपन करके करने की कोशिश करें, पक्के तौर पर हो जाएगा। ये ट्रबल शूटिंग है। फिर भी नहीं हो रहा है, डोंट वरी, बस मेल कीजिए अपने ग्रुप एडमिन को कि सर ऐसे से बात है या मैम ऐसे से बात है और मेरा ये लिंक जो वो ओपन ही नहीं हो रहा, प्लीज डू नीडफुल, जो भी आपकी कार्रवाई है वो फिर हम पीछे बैकएंड टीम से करवा लेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन उसी टाइम, और देखिए 8 बजे से लेकर, सुबह 8 बजे से लेकर 8 बजे आपके लिंक आ जाएगा और रात को 11 बजे तक लिंक ओपन रहेगा। उसके बाद लिंक ओपन नहीं होगा आपसे। तो उस ड्यूरिंग आप किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हैं, टाइम चूजन इज योर्स। लेकिन अगर एक बार टेस्ट ओपन हो गया, उसके बाद में फिर 45 मिनट में वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, फिर वो दोबारा नहीं खुलेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप वो एक एंड से डेड हो जाएगा, दोबारा आपके एंड से नहीं। बेटा केयरफुल। तो इसलिए आपको किसी भी टाइम अपना टेस्ट शुरू कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन अच्छे से उस टेस्ट को परफॉर्म कीजिए और सभी बच्चे अपनी तरफ से कोशिश करें कि वो टेस्ट हर हफ्ते आप वीकली टेस्ट देते रहें, ठीक है। हम आपको कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करने आएंगे भी, आपके स्कूल में आपसे मिलने के लिए आएंगे डेफिनेटली। तो जो बच्चे रेगुलरली टेस्ट दे रहे हैं, मे बी आपका टेस्ट परफॉर्मेंस डाउन आ रहा है, डोंट वरी, उसने का तरीका मैं बताऊंगा। जो टेस्ट दे उन टेस्ट के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, तो टेस्ट हो गया, सॉल्यूशन मिले तो सॉल्यूशन को उठ के नोटबुक और पेन से आपको वो सॉल्यूशन दोबारा से करने हैं, ये याद रख लेना। सीईआरटी का स्टेट ऑफ मैटर के जो सोल्ड एग्जांपल हैं प्लस जो अनसोल्ड एग्जांपल्स हैं, ये दोनों के दोनों बुक के पीछे अनसोल्ड होते हैं और बुक लेसन के अंदर जो है वो सोल्ड एग्जांपल होते हैं। ये दोनों के दोनों आप लोगों को पूरे कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अगर इतना आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली 70% आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जरा नॉर्मल है ना, पानी बनाते हैं हम तो बनेगा वाटर। इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करेंगे तो O2 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे, ठीक है, बैलेंस हो गई। तो ये होती है नॉर्मल बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर 1 लगा हुआ है, इन डिफॉल्ट में ये 2 मोल 1 मोल 2 मोल वाटर बनेगा, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। लेकिन इसके साथ अगर आप ये भी ऐड डेल्टा कर आर दो, एच की वैल्यू। हाँ, इसके साथ डेल्टा आर एच कह लीजिए या फिर आप हीट इवोल्व हुई, इसमें हमें हीट मिली या हमने देनी पड़ी, उसको डेल्टा आर एच बोलते हैं। अगर ये भी इवोल्व मतलब ऐड कर दो, मतलब इस रिएक्शन में हीट कितनी मिली या कितनी दी गई इस रिएक्शन को हीट इसको परफॉर्म करने के लिए, तो अगर वो ऐड हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन इक्वेशन। बस इतना सा है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो व्हेन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नॉट ओनली इंडिकेटेड, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात ना ये है, हम सब चीजें ऐसे ही पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ चीजें ध्यान देने के लायक होती है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यानी बैलेंस तो वो होनी ही चाहिए। सर आपकी वॉइस कट कर। हीट इवॉल्व्ड एंड अब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड थर्मो। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सर आपका अगर वॉइस नहीं आ रही है। सबको मेरी वॉइस कट हो रही है क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, मैं रीज्वाइन करता हूँ मीटिंग, वेट। हेलो गाइस, नाउ मेरी आवाज सबको क्लियर है बेटा? यस यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। ओके सर एक बार मैं, रिपीट कर दो वापस से। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके।
करते हैं तो हमारी इक्वेशन जो है वो थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन जाती है। प्लीज अपने माइक ऑफ रखिए बेटा, आवाज बैकग्राउंड साउंड आता है फिर, ठीक है। तो देखिए अब इसके अंदर इंडिकेटेड द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, इट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो थर्मोकेमिकल, लेकिन याद रखना वो बैलेंस तो होनी ही चाहिए, ये चीज ध्यान देने वाली है, बैलेंस तो होनी ही चाहिए वो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। हेसला, अब सबसे पहली बात हेसला करवाता हूँ। तो हेसला के अंदर क्या कुछ क्या क्या चीजें हैं वो अब आपको बताते हैं। हेसला क्या कहता है, वो बोलता है कि सपोज दैट आपको खाना खाना है, ठीक है, और खाने के अंदर आपके पास है एक एप्पल, ठीक है, आपको एप्पल खाना है। 11th के सिलेबस में है क्या? क्या? हाँ बेटा ये लेसन है, हेसला भी 11th के सिलेबस में है डेफिनेटली, ठीक है। तो मान लीजिए आपको एप्पल खाना है, वन सर एप्पल। हाँ बेटा, सेम हेलो, माइक ऑफ कर दो, बोल रहे हो? ये वरना ऐसे बोलते ठीक है रहेंगे। बेटा, ठीक है बेटा, मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे बेटर है। अब देखिए मान लीजिए आपको एप्पल खाना है, ठीक है, तो एप्पल के अंदर क्या, मैं आपको ये बोलूं कि आपको एक एप्पल खाना है कंप्लीट, तो ठीक है भाई, बात खत्म हुई। अब इसके बाद मैं ये बोलता हूँ आपको उसी एप्पल के 10 टुकड़े कर देते हैं हम, और उसके बाद 10 टुकड़ों को आप एक एक करके खा जाते हो। तो क्या एप्पल तो एक ही खाया ना आपने, ठीक है, चाहे आप 10 टुकड़े करके कीजिए, चाहे उसको डायरेक्ट पूरा का पूरा खा लीजिए, ठीक है, मतलब सीधा आप मुंह से डायरेक्ट खा सकते हैं उसे, या उसके पीसेस काट के खा सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वैसा करें, लेकिन वो एप्पल आपको आपने कंप्लीट खा लिया। तो हेसला भी यही कहता है कि आप अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट कर रहे हैं, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन, तब उस टाइम पर जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, चाहे उस रिएक्शन को टुकड़ों में तोड़ के कीजिए, चाहे उसको एक ही स्टेप में कर लीजिए, जो टोटल एंथैल्पी वो उतनी ही रहेगी। टोटल एप्पल जैसे एक ही रहेगा ना, वैसे टोटल एंथैल्पी भी उतनी ही रहती है। दैट इज द हेसला, उसी को हम हेसला बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है ऑल्सो कॉल्ड हेसला ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। समेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, समेशन का मतलब होता है ऐड करना, है ना, सबका जोड़ करना। तो यहाँ पर सबके जोड़ से ही लिंक रखता है। ये इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की ही एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस लाइन को याद रखना था। एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस इज सिमिलर वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप। एक स्टेप में कोई रिएक्शन हो या सेवरल स्टेप में, यस बेटा रिपीट कर रहा हूं, एक स्टेप में कोई रिएक्शन कर लो या सेवरल स्टेप में कई टुकड़ों में कर लो, उसका टोटल उतना ही रहेगा। एप्पल को एक स्टेप में खा लीजिए या फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके खा लीजिए, टोटल एप्पल तो एक ही खाया हुआ माना जाएगा। ऐसे ही ये है कि द एंथैल्पी चेंज इन ए केमिकल रिएक्शन, हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज, ठीक है, कांस्टेंट ऑलवेज टोटल समेशन रहेगा, इक्वल रहेगा। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, हर रिएक्शन के लिए अलग है वो, ठीक है। तो वैसे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। तो वो कहता है केमिकल और फिजिकल प्रोसेस है सिमिलर वेदर इट इज कैरिड आउट, वो एंथैल्पी चेंज हमेशा सेम होता है वेदर इट इज कैरिड आउट इन वन स्टेप और सेवरल स्टेप, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल से डायरेक्ट समझ में आएगा। हियर इज द एग्जांपल गाइस, देखिए जरा एग्जांपल क्या कहता है। स्टेप 1 सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, सल्फर लिया प्लस ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और SO2 बना दिया। और इस SO2 के अंदर क्या कह रहा है वो, -70.96 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी निकल रही है। स्टेप 2 में देखो उसने क्या किया, SO2 के अंदर प्लस SO3 बनाया ना, प्लस ऑक्सीजन को जोड़ेगा वो, ठीक है, O2, ठीक है, और हमारे पास यहां बनेगा SO3। क्लियर है, SO2 में SO2 जोड़ेगा तो SO3 बन जाएगा, एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा, और इसको बैलेंस करेंगे तो ये 12 वेल लिख रखा है, ये बैलेंसिंग वैसे है नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ओवर हो जाएगा ना, ये बैलेंसिंग गलत है थोड़ी सी, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। O2 आएगा यहाँ पर, SO3 बनेगा, ठीक है, इट इज नॉट बैलेंस्ड यू कैन से, ठीक है, बैलेंस करने की कोशिश करें इसे। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ कितने हैं, 3 है, तो हमें यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करनी है पहली बात, कितने हो गए 12 ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 12, और यहाँ पर कितने हैं 2 और 2, 2 हैं, तो कितने करें 5, 10 और चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दें ना, 5 दूना 10 और 2 12, 4 दिया 12 हो गए 12। सल्फर, बट यहाँ सल्फर की प्रॉब्लम आएगी, सल्फर 4 हो गया ना, तो सल्फर को यहाँ कितना करें भाई, यहाँ भी अगर सल्फर को 4 कर दें तो 4 दूना 8, 8 तो कुछ गड़बड़ आएगी, रुकिए हम इसको बैलेंस करते हैं अच्छे से, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड, नॉर्मल मेथड बैलेंसिंग का, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है,
किसी के पास आंसर है तो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकता है अभी पहले से ही। तो या 4 सल्फर हो गए, 4 उधर सल्फर है, 4 दूना 8 हो गया, अरे 12 है, 8 4 बच गए, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ 2 और आ जाएगा, यहाँ आएगा 2। यस नाउ इट इज बैलेंस, है ना। 4 और 8 12 हो गए, 4 या 12 ऑक्सीजन हो गए, 4 सल्फर सल्फर। यस नाउ इट इज बैलेंस। क्लियर है गाइज? ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कि ये बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस सिखा दें, बैलेंस हिट एंड ट्रायल है बेटा, सारे एटम ए लेफ्ट राइट वाले आपको बराबर देखने हैं, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ, देखो क्या है यहाँ पे। सल्फर SO2 है, SO2 में ठीक है, SO2 है, उधर O2 है, तो टोटल 4 ऑक्सीजन है, उस तरफ है 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो सीधा सीधा आप इनको ऑक्सीजन को और सल्फर को बैलेंस करना, और कुछ नहीं करना, अपनी मर्जी से 2 बढ़ाइए 3 बढ़ाइए, लेफ्ट राइट कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी ये बैलेंस होगी, दैट्स इट। तो अब आगे देखिए क्या, 4SO2 तो ये बैलेंस होगी, लेकिन हमें तो 1 मोल बनानी है, ये याद रख लेना, ठीक है। हमें तो 1 मोल बनानी है। प्लीज चैट भी मैं बंद कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए, आपसे अभी पूछता हूँ फिर उसके बाद, ठीक है। तो हमें तो 1 मोल ऑक्सीजन SO3 बनानी है, तो क्या करें, इसे 4 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये 4 से डिवाइड हो गया, प्लस ये 4 से डिवाइड होगा तो क्या होगा, 1/2 आएगा, ठीक है। प्लस फिर ये 4 से डिवाइड होगा तो SO3 आ जाएगा, यानी कि पूरी इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को, ठीक है। तो ये हमारे पास SO2 हाफ O2 प्लस SO3, तो यहाँ जो 12 लगा हुआ है ना, ये हाफ होना चाहिए, यानी ये हाफ होगा, बस ये गलती है ना, दैट्स इट। तो ये 12 नहीं है, ये 1/2 है, यहाँ डिवाइड में लग जाएगा ये। इसको रेड पेन से लगा देते हैं, थोड़ा बेटर दिखाई देगा, है ना। तो ये 1/2, 1 ठीक है, ये 1/2 है, दैट्स इट, नथिंग स्पेशल इन इट। तो 1/2 और 2, और अब ये बैलेंस्ड है, और यहाँ पर इसने कितना कहा, इस केस में मिलती है हमें 23.49 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखिए, या तो मैं डायरेक्ट सल्फर में सीधा ऑक्सीजन ऐड कर दूं और SO3 डायरेक्ट बना दूं, है ना, किसी भी तरीके से इसको बैलेंस कर लें, वो अपने हिसाब से अलग बात है। डायरेक्ट ऐसा कर सकता हूं, जैसे ये देखो, ये इसने कर रखा है, SO3 बना दिया, है ना। तो यहाँ पे भी ये 32 नहीं आएगा, 3/2 आएगा, मुझे लग रहा है ना। 3/2 क्या था, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, ठीक है, हाँ ये 3/2 ही आएगा बिल्कुल। तो ये 3/2 है, तो देखिए सल्फर डायरेक्ट 3/2 ऑक्सीजन जोड़ दिया, SO3 डायरेक्ट बन गया, तब भी टोटल उतनी ही एंथैल्पी आएगी। या फिर आप क्या कीजिए, दो केसेस में, एक ये वाला सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाया, फिर सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन ऐड करके हाफ ऑक्सीजन सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया, तो इसकी एनर्जी इतनी थी, इसकी एनर्जी इतनी थी, दोनों को जोड़ दिया, तो दो हेस लॉ के अकॉर्डिंग दोनों को जोड़ने पर कितनी आएगी ये, तो H2H1 और H2 इन दोनों को जोड़ दो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 1, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2, 70.96 और 23.49 किलो कैलोरी, टोटल आ गई 94.95 कैलोरी। और यहाँ पर अगर डायरेक्ट करते हैं तब भी उतनी ही रहेगी, दोनों केसेस में ये सेम रहने वाला है, सीधी बात, साफ चीज। दिस वन पहला स्टेप। सेकंड स्टेप, 2 स्टेप में एनर्जी निकाली, 2 स्टेप में सेकंड एनर्जी ये निकली, और ये 1/2 है, इसको मैं थोड़ा फिर से करेक्ट करता हूँ, 1/2 लिखते हैं इसको, है ना। तो इसको सही करते हैं ताकि आपके नोट्स में कम से कम ये सही जाएगा, है ना। 1, ये रेड पेन से ही बेटर रहेगा, 1/2, ठीक है। सेम एज इट इज, नीचे वाला जो है 32 नहीं है, वो 3/2 है, ठीक है। तो ये आएगा 3/2, ठीक है। तो ये इस तरह से, तो अगर आप एक स्टेप में कर रहे हैं, दो अलग अलग स्टेप में, इसको और इसको जोड़ दीजिए, डायरेक्ट आ गया टोटल एंथैल्पी। एक ही स्टेप में कर रहे हैं तो एक ही स्टेप में, दोनों तरफ से आंसर सेम आएगा, यही फैसला है। टुकड़ों में रिएक्शन करवा लो, लास्ट जो रिएक्शन बनेगी वो टोटल एनर्जी उसकी उतनी आएगी, उसको बाद में आप स्टेप वाइज जोड़ भी सकते हैं, दैट्स इट। देयर इज अ सिंपल वर्ड्स वी कैन से, हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होती है वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर 2, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर 1, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर 3 4, 1 2 3 4, ये 1 2 3 बस उल्टा लिख रखा है, दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गाइस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसी रिएक्शन की एंथैल्पी को कैलकुलेट करने वाले। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर, प्लीज टेल मी गाइस ऑन द चैट बॉक्स। हाँ बेटा, प्रॉब्लम है किसी को, समझ में आ गया यहाँ तक सबको? ठीक है,
ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यस, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अभी देखते हैं आगे इसमें क्या। अब उसी हेस लॉ के बेस पर एक कैलकुलेशन है। कैलकुलेट द रिएक्शन स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज यूजिंग द फॉलोइंग रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन CO प्लस H2O बनाते हैं, ठीक है। गिवन दैट एंथैल्पी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, रिएक्शन की एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है, देखो ऊपर नोट लगा रखा है, H के ऊपर नोट होगा, इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी आप कर चुके हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की ये दे रखी है, इतना इतना और इतना। स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है भाई? कोई मुझे स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन बता सकता है? मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूँ, बताइए जरा माइक से स्टैंडर्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन। एनीवन कैन गिव मी द एंथैल्पी? इसमें कि सर स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलते हैं इसमें कि हम 1 मोलर मतलब 1 मोल्स की वो एंथैल्पी निकालते हैं। 1 मोल की निकालते हैं, बस इतना? नहीं, इतना नहीं है, सिर्फ और कुछ और भी है। सर वो एसएटीपी टेम्परेचर पे निकालते हैं, मतलब कांस्टेंट। ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है ना, प्रेशर और अपने वॉल्यूम निकालते हैं कि ना, जो थर्मोडायनेमिक्स में किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूरी चीजें नहीं पता है, मैं पूरी बात बताता हूँ, ठीक है। सुनिए अब यार, सुनिए बेटा, सुनिए सुनिए, अब मेरी सुनिए, पूरी बात सुनिए, ठीक है। जस्ट लिसन मी। कैलकुलेट द रिएक्शन एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की स्टैंडर्ड एंथैल्पी बता रखी है उसने, तो कार्बन लेंगे एलिमेंटल स्टेज में, याद है, एलिमेंटल स्टेज में कार्बन लेंगे, प्लस एलिमेंटल स्टेज में ही ऑक्सीजन लेंगे। तो कार्बन यानी हम ग्रेफाइट लेंगे यहाँ पे, जिसकी एंथैल्पी 0 थी, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेंगे और हम इन दोनों से बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल बनानी है, तो यानी मैं इसको 1/2 कर दूंगा, है ना, एक ही ऑक्सीजन लगेगी 1/2 ये। अब इसकी एंथैल्पी थी 0, इसकी एंथैल्पी थी 0, ये याद रख लेना। और एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? तो इन दोनों को मिलाने पर मुझे मिला -110.5। ठीक है, ये समझ में आया? मतलब हमें एलिमेंटल स्टेज में लेना है और 1 मोल बनाना है, दो बातें ध्यान रखनी है, एलिमेंटल स्टेज में लेने हैं इसके ये, ठीक है, स्पेयर पार्ट जो भी इनके, और 1 मोल बनाना है, दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, उससे स्टैंडर्ड एंथैल्पी निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, वाटर, वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होगी? हाइड्रोजन लेंगे प्लस ऑक्सीजन लेंगे और वाटर बनाएंगे, ये इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी, दोनों एलिमेंटल स्टेज में है। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कर देंगे 1/2 क्योंकि हमें 1 मोल वाटर बनाना है, तो अब ये बैलेंस्ड होगी। और इसकी एंथैल्पी इसने कितनी निकाल रखी है वाटर की है? नेक्स्ट -393.3, ऐसा 0.3.5, ठीक है, 393.5। ओके, अब आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होगी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और ये आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, दैट्स इट, CO2, है ना। ये तो सीधा, इसमें कोई बैलेंसिंग में हाफ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और इसकी एंथैल्पी है 241.8 किलो जूल पर मोल। सब किलो जूल पर मोल होंगे तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ही खत्म, है ना। अब जरा देखिए, ये तीनों का हमने रिएक्शन निकाल ली, यहां तक सबको समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। ये समझ में आ गया बेटा? चैट बॉक्स में आंसर दीजिए मुझे फटाफट। क्लियर है ना? दिलीप को समझ में नहीं आया, दोबारा से बताते हैं। इसके एलिमेंटल स्टेज में स्टैंडर्ड एंथैल्पी होती है बेटा, ठीक है, ओके। दिलीप को मैं बता रहा हूँ अब जरा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्या होती है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी का मतलब है फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H नोट से इसको डेल्टा RH नोट, H नोट लिखा है तो इसका मतलब स्टैंडर्ड एंथैल्पी। वो क्या होती है? उनके एलिमेंटल स्टेज, ये एलिमेंटल स्टेज है, कार्बन एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन एलिमेंट होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, कार्बन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो इनके एलिमेंटल स्टेज में जब किसी, इनको यूज करके कोई चीज बनाई जाती है, 1 मोल जब कोई चीज बनाई जाती है, तो दो बातें ध्यान रखनी है, 1 मोल बनानी हमें और एलिमेंटल स्टेज में बनानी है, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर वगैरह वो कांस्टेंट होंगे, वो सब अलग चीजें हैं, वो भी वैसा ही होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन उसने दे रखी है, 110 है, 393 है और 241, वो दोनों माइनस है, ये प्लस है, वो हमें मिलेंगी, ये हमें देनी पड़ेगी, डोनेट करेंगे तो प्लस और मिलेंगी तो नेगेटिव, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या बताना है? इसकी एंथैल्पी बतानी है। अब स्टैंडर्ड एंथैल्पी से इसकी एंथैल्पी कैसे आ जाएगी भाई? ये जो ऊपर रिएक्शन लिख रखी है आपको दिखाई दे रही होगी, है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी से इसकी रिएक्शन कैसे निकालें?
कार्बन डाइऑक्साइड बनाना आपको। कैसे बनाएं? देखिए हमारे पास क्या है, ध्यान देना बेटा जो मैं मार्क कर रहा हूं, ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, है ना। इन दोनों को जोड़ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। बट साथ में हमारे पास क्या बन रहा है, ये ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन है, नहीं 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 मैं उल्टा बता रहा हूँ आपको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 यानी CO2 प्लस H2 आपको करना है। तो CO2 और H2 कहां पर है ये आपको ढूंढना पड़ेगा। CO2 H2 ये रहा, CO2 ये रहा, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन इसके साथ जुड़ेगी घटेगी, क्या होगी, इसको रिवर्ट कर दें तो अगर आप किसी रिएक्शन को पलट देते हैं तो उसकी एंथैल्पी के आगे का निशान पलट जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ये बात समझ में आ रही होगी सबको, है ना। अगर आप किसी रिएक्शन की एंथैल्पी के आगे का निशान पलट देते हैं तो वो निशान बस आपको उसका साइन बदलना है, बाकी सब सेम रहेगा। बट हम इस केस में पलटेंगे नहीं, इस केस में ऐसे ही रख के इसको कुछ प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक लाइन खींच दी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं कर रहा हूं माइनस। कौन सी रिएक्शन, अब ध्यान दे लेना, ये बहुत जरूरी स्टेप है भाई, इसको अच्छे से ध्यान से कर लेना जो मैं अब कर रहा हूं। मैं थर्ड रिएक्शन को माइनस कर रहा हूं, थर्ड रिएक्शन को माइनस कर रहा हूं। तो ये मैंने इस कार्बन को कर दिया माइनस, इस ऑक्सीजन को भी कर दिया माइनस, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी कर दिया माइनस। तो देखो बाकी दोनों को जोड़ रहा हूं, टोटल तीनों रिएक्शंस को जोड़ रहा हूं। तो ये ग्रेफाइट प्लस का कार्बन, ये कार्बन माइनस का कार्बन, ये ऑक्सीजन प्लस का ऑक्सीजन 1 मोल, है ना। और ये दोनों ऑक्सीजन माइनस के मतलब प्लस के हैं, ये माइनस का है, वो हाफ ऑफ 1 मोल बन जाएगा, नीचे वाला भी 1 मोल है, क्लियर है ना। तो ये दोनों से एक ऑक्सीजन बनेगा और नीचे माइनस का एक पड़ा तो ऑलरेडी कैंसिल हो गए। तो बचा क्या, इस तरफ बचा सिर्फ हाइड्रोजन, ठीक है, एरो लगा दिया। उस तरफ माइनस का कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस में वाटर है, और प्लस में ही कार्बन मोनोऑक्साइड है। माइनस के कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरफ ले आएंगे तो क्या बनेगा, CO2 प्लस हाइड्रोजन, एरो बनेगा वाटर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। दैट्स इट, हमारी ऊपर वाली रिएक्शन बन गई। देखो तो मैंने किसको माइनस करना है किसको प्लस करना है ये सोच समझकर प्लस माइनस किया था कि हमारी ऊपर वाली रिएक्शन बन जाए। यहां तक सबको समझ में आया ये मैंने कैसे किया? यस और नॉट प्लीज टेल मी ऑन द चैट बॉक्स गाइस। ठीक है, विवेक को समझ में नहीं आया, ठीक है बताता हूं बेटा। मिस्टेक, समवन इज टेलिंग मी, हर्षिता व्हाट इज द मिस्टेक बेटा, मुझे लिखकर बताइए, ठीक है। जिन्हें नहीं समझ में आया दोबारा से बताते हैं। मैंने H2O की एंथैल्पी गलत लिखी है, सच में गलत है। हाँ उल्टी कर दी मैंने, रिएक्शन रिएक्शन है ना, कुछ गड़बड़ कर दिया, हो सकता है देखता हूँ। कार्बन मोनोऑक्साइड की थी पहली वाली, ठीक है, फिर थी कार्बन डाइऑक्साइड की थी माइनस, ठीक है ठीक है, दूसरे वाली कार्बन डाइऑक्साइड की थी, और तीसरी थी वाटर वाली, है ना। मैंने रिएक्शन तीसरी वाटर लिख दी है, क्या बनाया मैंने, उल्टा कर दिया बस, ठीक है मैंने रिएक्शन उल्टी लिख दी, सॉरी फॉर दिस गाइस, डोंट वरी, ये ठीक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इनमें तो अभी हमने हेर फेर किया ही नहीं ना, अभी वो तो अगला स्टेप है, ठीक है। तो देखिए वाटर की एंथैल्पी है, किधर है वाटर, तीसरे नंबर पर है 241.8 किलो जूल वाटर की है, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन फेयर इट इज, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ये वाला सेकंड नंबर पर है, तो ये -393.5 ये आएगी, ठीक है। थैंक यू गाइज, ठीक है अभी क्लियर है बेटा, अब मैंने ठीक कर ली है, अभी किसी को दिक्कत है? ये स्टेप तो अभी बाद में आना था पर आपने मेरे को बता दिया, थैंक यू, ठीक है। अभी भी गलत है हर्षिता, अभी क्या गलत गड़बड़ है, अभी तो सही लिखा है। सही है, आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। पूजा हैव ए क्वेश्चन, ठीक है बेटा, चलो मैं आपका माइक एक्सेस दे रहा हूँ, बताओ क्या है, किसको क्या प्रॉब्लम है वो बताओ। सर आपने वो रिएक्शन घुमाई थी तो -393 की जगह प्लस आएगा ना? नहीं 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 मैंने घुमाई नहीं बेटा, नहीं घुमाई, वो तो मैं प्लस बात क्यों कर आएगा रहा था, उसमें? मैं वो बात कर रहा था, मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने कहा कि अगर आप रिएक्शन पलट देंगे तो याद रखना एनर्जी का साइन पलट जाएगा, ऐसा मैंने बोला था, मैंने किया कुछ नहीं, ओके सर ठीक है। ठीक है। किया तो वही है जो सेम जो था, ठीक है। चलो ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा पूजा बोलो।
सर हैश लॉ में मतलब जो हमें दिया होता है उससे रिएक्शन बना के जो रिएक्शन दिए होते हैं उसके इक्वल लाना होता है। हाँ, जो रिएक्शन दिए उसको उसको बनाना बस, ठीक है। एक्चुअल काम तो यही होता है और कुछ नहीं है। ध्यान से देखना, प्लस करो माइनस करो जोड़ घटा जो करना चाहते हो करो, प्लस माइनस करके एक हमें रिएक्शन बनानी है और पक्के तौर पर वो बन रही होगी, पर हमें थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है बनाने में, बस इतना सा फर्क होता है। तो चलिए मैं अभी इसको थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि ये कैसे होता है, ठीक है। देखिए जरा क्या है, अब मैंने क्या किया था कि मैंने इन दोनों को प्लस किया, इसको माइनस क्यों किया, कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों माइनस किया, ये तीसरे वाली रिएक्शन को मैंने माइनस कर दिया, वाई। अब इसका रीजन आपको समझना होगा। मुझे पता है कि मेरे को हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो दूसरी तरफ है। अब ये देखने वाली बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड है इस तरफ और मुझे हाइड्रोजन है इस तरफ, तो मैं अगर डायरेक्टली तीनों को जोड़ता हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ आएगी और प्लस की आएगी। तो मैंने क्या किया कि मैंने कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड को माइनस बना दिया। कैसे, अगर मैं इस तीसरी रिएक्शन को माइनस कर दूं तो कार्बन डाइऑक्साइड माइनस में आ जाएगी इस तरफ, राइट हैंड में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड राइट हैंड में माइनस आ गई, इसका मतलब मैं उसे जब दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो प्लस हो जाएगी। बात बन गई मेरी। इतनी सी ट्रिक सोचनी है बस, इतनी सी, और आंसर आपके सामने होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब देखो, अब जो हमने किया ना वही हमें रिएक्शन के साथ एनर्जी के साथ भी करना है। तो पहले क्या किया हमने, इन दोनों एनर्जीज को तो जोड़ा है ना। पहले दोनों रिएक्शंस की एनर्जी जुड़ेंगी, तो प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला माइनस रहेगा, याद रखना दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, जितना भी आंसर आएगा। और तीसरी एंथैल्पी को हमने माइनस किया ना, तो ये ऑलरेडी माइनस की थी, तो थर्ड एंथैल्पी क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि देखो सारी रिएक्शन माइनस हो रही है, तो ये भी माइनस होगा, ऑलरेडी माइनस, ठीक है। तो यानी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, बस ये ध्यान रख लेना। और वो ऑलरेडी ऑलरेडी प्लस हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट चलेंगे, और तीनों का आंसर जोड़ दोगे तो आपके पास में एंथैल्पी आ जाएगी। अब एंथैल्पी निकाल सकते हैं, देखो हम निकाल के देखते हैं। 393 प्लस का है 0.5, ठीक है, माइनस का था पर प्लस का हो गया, साइन चेंज हो गया क्योंकि उस रिएक्शन को माइनस किया गया था, है ना। फिर उसके बाद में 241 प्लस का था, तो ये तो ऑलरेडी प्लस का ही है। फिर माइनस का क्या है भाई, 110.5 माइनस का है, दैट्स इट। अब इन सबको जोड़ लीजिए, आपके साथ में आंसर आ जाएगा, और मैं ये कैलकुलेशन नहीं करने वाला, ये आपके लिए फ्री छोड़ रखी है मैंने। यस गाइज, समझ में आ गया? योर माइक्रोफोन इज ऑन, यू कैन टेल मी ऑन द माइक्रोफोन। समझ में आ गया। ठीक है, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं होता है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, जो मैं बता रहा था ना, अगर आप किसी रिएक्शन को ना ऐसे घुमा के पलट के भी लिख सकते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। बट अगर आपने ऐसा किया, उल्टा कर दिया किसी उस रिएक्शन केस में को, साइन चेंज होगा। बस हाँ, उस केस में एनर्जी एनर्जी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखाऊं? चलो ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, इसी रिएक्शन को करता हूँ, जरा देखिए। ठीक है, तो चलिए एक नया पेज यूज करते हैं। ठीक है, कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन से बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर क्या क्या था इसमें, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, तो H2 प्लस O2 से बनेगा वाटर, H2O 1 मोल बनाना है, इसका मतलब यहाँ हाफ लगेगा। ठीक है, और कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसकी एनर्जी कितनी बता रही है, 110.5, यही थी ये 110.5, 110, 241, 393। ठीक है, तो 110.5, 243.5, ठीक है, 43, 241.8 है, ये वैल्यू गलत हो गई, 241.8। ठीक है, तो ये वैल्यूज थी, प्लस लास्ट माइनस की है ना, ये माइनस है, ये माइनस है, ये की वैल्यू किया था, इनको माइनस किया ना, इन्हें माइनस करने की बजाय अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिएक्शन को पलट रहा हूँ, ध्यान दे लेना। तो इस रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और इसके कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इस रिएक्शन को मैंने पलट लिया तो ये वाली एनर्जी भी पलट जाएगी, ये अब प्लस की 393.5 हो जाएगी। बस इतना करना, पलट लिया ना। मुझे क्या चाहिए था, हाइड्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए थी एक साइड में, हाइड्रोजन ये रहा, कार्बन डाइऑक्साइड ये रही, तो अब मैं माइनस नहीं करूंगा इसे, मैं उसको पलट चुका हूं, मैं सीधा जोड़ दूं तो भी मेरी बात बन जाएगी। ठीक है, देखो तो मैं इसे सीधा जोड़ रहा हूँ, ये बनेगा H2 प्लस CO2, ये वाली रिएक्शन नहीं देखूंगा अब मैं, कहीं आप इसको देख रहे हो, ये तो मैंने पलट दी, नीचे लिखी हुई है सेम टू सेम पलट के, तो इसको नहीं देख रहा हूँ, बाकी सबको जोड़ रहा हूँ। ठीक है, H2 प्लस CO2, ये दोनों हो गए, प्लस कार्बन है तो प्लस कार्बन ले लिया, प्लस
O2 है, हाफ हाफ O2 है, तो मैं एक O2 ले लेता हूँ डायरेक्टली, हाफ हाफ को लिखने की बजाय जोड़ दिया मैंने सबको, प्लस में आ जाएगा। अब देखिए ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है कार्बन, ये क्या है वाटर, ये क्या है O2, सबको लिख दो बस। ठीक है, एक मिनट, तो ये क्या हो गया था, O2 एरो लगेगा यहाँ पे, है ना, एरो लगेगा, कार्बन प्लस O2 प्लस वाटर प्लस CO, घुमा दिए। अब जरा देखो, कार्बन प्लस ये कार्बन प्लस दोनों कट जाएंगे, O2 प्लस कट जाएगा, बन गई अपनी रिएक्शन। H2 और कार्बन मोनोऑक्साइड H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जो सेम टू सेम पीछे वाला ही बनेगा। क्लियर है, जो कट गए और जो बच गए वो डायरेक्टली H2 प्लस CO2 इस तरफ आके वो हो जाएगा H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाली रिएक्शन बनेगी। यही हमने बना दी, वापस घुमा के भी यही बना दी। क्लियर है, अभी क्लियर है सबको कि यानी मैं मेरी मर्जी से प्लस कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, पलट भी सकता हूँ रिएक्शन को, बट मुझे मेरे डिजायर्ड जो क्वेश्चन में पूछ रखे हैं वो वाले प्रोडक्ट चाहिए, बस वो वाले रिएक्टेंट चाहिए। समझ में आ गया बेटा? यू कैन आंसर मी ऑन योर, यस सर, ठीक है, चलो यस यस सर। सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू बेटा। आगे बढ़ते हैं अब जरा, ठीक है, तो आगे देखिए नेक्स्ट। अब हमारे पास फिर से एक क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन करने वाले बहुत से, विच फॉर विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डेल्टा एच रिएक्ट इक्वल टू डेल्टा एफ, फॉर्मेशन की, और देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड है, जीरो लगा हुआ ऊपर देख लो ध्यान से, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, रिएक्ट लिख रखा ना, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन लिखेगा वो, रिएक्ट नहीं है रिएक्शन, एंड डेल्टा एच एफ, एफ का मतलब फॉर्मेशन, दोनों बराबर है। रिएक्टेंट की एंथैल्पी और फॉर्मेशन की एंथैल्पी बराबर है, कब होती है बराबर? जब एलिमेंटल स्टेज में या स्टैंडर्ड स्टेट में रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होने चाहिए, पहली बात, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट बने 1 मोल, दूसरी बात। तो अब जरा देखो इन रिएक्शंस में कौन से रिएक्टेंट है स्टैंडर्ड स्टेट में, CH4 क्या स्टैंडर्ड स्टेट में है? CH4 तो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनती है, स्टैंडर्ड स्टेट में तो ये दोनों है ना, एलिमेंटल स्टेज में, तो ये रिएक्शन गलत है। N2 और O3 स्टैंडर्ड नहीं मानते हम, O2 को स्टैंडर्ड मानते हैं, याद है ना सभी को, ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड लिया जाता है, O3 को नहीं लिया जाता, तो ये भी गलत है। नीचे डी ऑप्शन देखो, CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 लिख रखा है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन से अभी हमने बनाई ना, तो यानी कि ये भी अपने एलिमेंटल स्टेज कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, वो स्टैंडर्ड नहीं है, एलिमेंटल स्टेज में नहीं है, समझ रहे हो, एलिमेंटल स्टेज में होना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है, एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट कौन सा है, ज़ैनन और फ्लोरीन एलिमेंट है, और उससे ज़ैनन टेट्राफ्लोराइड बन रहा है, तो यही स्टैंडर्ड है। ये समझ में आ गया भी सबको? AIPMT के अंदर आया था, 2003 के अंदर आया था, मैंने 2002 में 10वीं करी थी, यानी जब मैंने +1 में से +2 में जब हो गया था तभी आया था। यस Yes, सर आ समझ में गया। आ गया बेटा सभी को? ठीक है, ओके, बस ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, नोटबुक अपने पास रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस है। आपको स्टैंडर्ड स्टेट चेक करनी थी, सारे एलिमेंटल स्टेज में होने चाहिए, है ना, दैट्स इट। नेक्स्ट देखो बेटा आगे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है कंसीडर करनी है आपको, H प्लस OH वाटर बनाते हैं, H प्लस ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज, वाटर की फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होगी, ABCD में से आंसर बताना। AIPMT 2007 में आया था क्वेश्चन, तो सोचो जरा क्या था, क्या हो सकती है वाटर की, वाटर की फॉर्मेशन की एंथैल्पी H2 प्लस O2 और वाटर बने, ये होनी चाहिए, यही होनी चाहिए ना, ढूंढो अब जरा, और ये ऑक्सीजन हो जाएगा हाफ, ढूंढो कौन सी है, सीधी सी बात, हमें रिएक्शन याद है, ये रही सेकंड वाली, सेकंड इज द राइट आंसर। ये कौन सी रिएक्शन है पता है, ये न्यूट्रलाइजेशन में यूज होगी, अगर आपने एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा है तो, पहली, दूसरे वाली फॉर्मेशन वाली, तीसरे वाली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन में यूज नहीं हो सकती है, वो कंपाउंड है, एलिमेंटल स्टेज, है ना, तो उसने यही पूछा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कौन सी है, तो यहाँ पर ये सभी में सिर्फ एलिमेंटल स्टेज वाली आएगी। यस गाइस, समझ में आ गया सबको? यस और नॉट प्लीज टेल मी ऑन यस योर सर। माइक। यस सर, यस सर। यस सर। ठीक, ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, सिंपल स्ट्रेट लाइन में, एक लाइन में बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना, उसके बाद में सारी प्रॉब्लम खत्म, और अगर उसमें कंफ्यूज हो गए तो फिर सारी थर्मो में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, ठीक है, सेकंड लॉ के लिए कंफ्यूजन, नॉट ओनली द ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है, फर्स्ट लॉ हमने कर लिया, ठीक है,
फर्स्ट लॉ क्या था थर्मोडायनेमिक्स का? फर्स्ट लॉ याद है भाई किसी को? डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, है ना? इसको ग्रीन पेन से लिखते हैं, डेल्टा यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ ठीक आ रहा था, लेकिन हमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। कुछ रिएक्शनें हैं जो हमें एनर्जी देके जाती हैं, कुछ रिएक्शनें हैं जिनमें एनर्जी हमें देनी पड़ती है। ये अभी आपने देखा ना, पॉजिटिव एंथैल्पी भी थी, नेगेटिव एंथैल्पी भी थी, है ना? जैसे कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, हमें एनर्जी मिल रही है, उल्टा कर देंगे तो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। भाई दोनों ही केस में कोई दोनों में से एक तो अनस्टेबल होना चाहिए ना। सिंपल करते हैं, देखो सिंपल, ठीक है। हाइड्रोजन से हम क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं। आपके लिए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। और यहां लगा दिया 2, यहां लगा दिया 2, ठीक है, बैलेंस होगी। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। उल्टा करना मतलब वाटर से, 2 वाटर के मोलिक्यूल से हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बना रहा हूं। अब आप लोग मुझे ये बताइए, मैं आपके माइक ऑन कर रहा हूं, मुझे बताना, वाटर स्टेबल है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन स्टेबल है, या वाटर स्टेबल है? तीनों में से कौन स्टेबल है? रूम टेम्परेचर पे तीनों में से कौन स्टेबल और कौन एग्जिस्ट करता है? रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, एटमॉस्फेयर वाटर वाटर स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे। ऑक्सीजन स्टेबल नहीं है, जिससे सांस लेते हो आप लोग? सर तीनों स्टेबल है। तीनों स्टेबल है, तीनों स्टेबल है ना? यस सर, जब तीनों स्टेबल है। यस यस सर, तीनों है। हाँ, अब मेरा क्वेश्चन सुनिए, तीनों स्टेबल है तो रिएक्शन क्यों कर रहे हैं? इधर से उधर वाली रिएक्शन भी हो रही है, उधर से इधर वाली रिएक्शन भी हो रही है, दोनों रिएक्शन आपके सामने है। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल जाएगी। आपकी बैटरी होती है ना, इन्वर्टर वाली बैटरी जो होती है, जिसको चार्ज करते हैं, तो चार्जिंग के टाइम पे थोड़ी थोड़ी हाइड्रोजन उसमें से बाहर निकलती रहती है, बबल निकलते हैं थोड़े थोड़े, थोड़ी थोड़ी देर में। इसलिए बोलते हैं कि बैटरी को चार्जिंग वाले, और जहां बैटरी चार्ज हो रही है वहां पे वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए, मतलब हवादार एरिया हो जहां हवा लगती रहती हो। वरना अगर बंद कमरे के अंदर, छोटा सा बंद कमरा हो, बिल्कुल छोटा सा, ठीक है, और वहां पर आपने इन्वर्टर रख दिया तो वहां, और उसको बिल्कुल बंद कर दिया वो फट परमानेंटली, जाएगा। तो वहां कभी ना कभी आग लगने के चांसेस हैं। हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगी, और हाइड्रोजन कहाँ होती है पता है? गैस के स्विच होते हैं ना। ब्लास्ट हो जाएगा ना। बिल्कुल। बैटरी के ब्लास्ट के अलावा भी बताता हूँ, गैस जो लाइट के स्विच होते हैं, लाइट वाले स्विच होते हैं, उनमें कई बार चिंगारी उठती है, देखिए ना आपने, जब आप बटन दबाते हैं। यस सर। तो अगर वहां पर, वो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो गैस है, अगर वो वहां पर पहुंच गई, स्विच के अंदर भी पहुंच सकती है, जब ज्यादा सारी इकट्ठी हो जाएगी तो स्विच में भी घुस जाएगी, और आपने बटन दबाया और उधर से ब्लास्ट हो गया। सिंपल है ना? दरवाजा खोला, बटन दबाया, ब्लास्ट, बंदा खत्म। तो ये चलता फिरता बॉम्ब हो सकता है, इसलिए कहते हैं हवादार एरिया में बैटरी रखनी चाहिए, ठीक है, ताकि जी, उसमें, एटम बॉम्ब भी तो इसी पे बेस है। वो अलग चीज है बेटा, वो अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसमें ये नहीं होता। वो यहाँ तो बर्निंग हो रही है हाइड्रोजन की, वहां पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, वो अलग चीज है, उसको छोड़ो, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब जिसको बोलते हैं, तो वो अलग मैटर है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मतलब दोनों स्टेबल हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से बैटरी भी हाइड्रोजन बनाती है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को डायरेक्ट अगर आप आग भी लगा दो ना, ऑक्सीजन की आग लगते ही तब भी वाटर बन जाता है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो मतलब फिर फर्स्ट लॉ क्या बताता है हमें? हमें ये तो बताता ही नहीं कि कौन, अगर चीजें स्टेबल हैं तो फिर वो आपस में चेंज क्यों हो रही है? दैट इज द प्रॉब्लम, दैट वाज द प्रॉब्लम। अब इसके लिए आया वर्ड एंट्रोपी, और इसके लिए वर्ड आया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसने क्लियर किया कि दोनों तरफ से प्रोडक्ट बन सकते हैं, भले ही दोनों स्टेबल हैं, लेकिन फिर भी दोनों तरफ से बन सकते हैं। एक लिमिट तक बन सकते हैं, हमेशा नहीं बनते हैं। कई बार प्रोडक्ट अनस्टेबल होते हैं, बनने के बाद अपना आप टूट जाते हैं, हर चीज स्टेबल नहीं होती। बट यहाँ हम देख रहे हैं तो दोनों तरफ से स्टेबल है, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर दिया सेकंड लॉ ने, ठीक है। तो अब हम जरा सेकंड लॉ को पढ़ते हैं। Second law of thermodynamics state that any spontaneously occurring processes will always lead to the escalation in the entropy of the universe. एस्केलेट करना क्या होता है भाई? ये वर्ड सुना कभी किसी ने? एस्केलेट करना, एस्केलेट करना होता है कि किसी चीज को हाईलाइट करना, ठीक है, ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी का मतलब है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है? जो अपने आप चलती है, अपने आप, बस एक बार शुरू कर दो, लकड़ी को आग लगा दो, आग लगाने के बाद लकड़ी अपने आप जलती रहती है, या बार बार आप उसको बुझ जाती है, फिर से आग लगाते हो, बुझ जाती है, फिर से आग लगाते हो, बुझ जाती है, फिर से आग लगाते हो, बार बार आग थोड़े लगाते सर, है ना? एक बार जलती है। लगा देते हैं, फिर एक मेल्टिंग ऑफ आइस।
यस यस, एक बार वो हम एक बार स्टार्ट नहीं करते बेटा, हाँ वो रूम टेम्परेचर पे अपने आप हो जाती है। कुछ रिएक्शन है रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही शुरू होती हैं और अपने आप खत्म हो जाती हैं, कुछ को शुरू करना पड़ता है। जैसे लाइट से हम एक बार लकड़ी को आग लगा दे तो वो जलती रहेगी जब तक लकड़ी पूरी नहीं जल रही है, ठीक है, अगर उसको सारा हवा पानी अच्छे से मिलता रहे तो यानी कि जो अपने आप रिएक्शन होती हैं या स्टार्ट करने के बाद अपने आप होती रहती हैं, हो सकता है स्टार्ट करना पड़े बट अपने आप होती रहती है उसके बाद, उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और जो रिएक्शन अपने आप नहीं होती, स्टार्ट करने के बाद में भी अपने आप नहीं होती, पत्थर को आग लगाना शुरू कर दो, है ना, लगेगा कि आग लग रही है लग रही है लग रही है, फिर वो फिर बंद हो जाएगा। जैसे ही आपने नीचे से बत्ती बंद करी वैसे ही पत्थर को आग लगना बंद, है ना। तो वैसा ही कुछ, तो वो अपने आप कभी नहीं होती, उन्हें जबरदस्ती करवाया जाए, पत्थर को इतना हीट कर दो कि उसमें आग लग जाए, तो वो जब तक हीट करते रहोगे तब तक उसमें आग लगी रहेगी, जैसे हीट करना बंद कर दोगे आग लगना बंद हो जाएगी। तो उनको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। तो कुछ स्पॉन्टेनियस होती है, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। अब अब बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर स्पॉन्टेनियस ओक्योरिंग प्रोसेस, जो अपने आप होने वाली प्रोसेसेस हैं, सेकंड लॉ बोलता है जो अपने आप होने वाली प्रोसेसेस हैं, विल ऑलवेज लीड टू द एस्केलेशन ऑफ एंट्रोपी। यूनिवर्स की एंट्रोपी को वो बढ़ा देती हैं, जो अपने आप प्रोसेसेस होती हैं वो यूनिवर्स की एंट्रोपी को बढ़ा देती हैं, ठीक है, ये बोलता है सेकंड लॉ। अब वो एंट्रोपी क्या चीज है? एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है? आजादी, फ्रीडम, फ्रीडम टू मूव, घूमने फिरने की आजादी। अब मुझे ये बताइए, वाटर में, लिक्विड वाटर में, सॉलिड वाटर में और गैस वाटर में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट की आजादी किस में है? जल्दी बताइए जरा। गैस में। वाटर गैस में है ना? गैस सर। गैस, ठीक है। तो अब यहां से अंदाजा लगाइए जरा कि वाटर की जो गैस होती है, पानी की गैस, उसके अंदर सबसे ज्यादा आजादी है, इसका मतलब वो सबसे ज्यादा रैंडम है। रैंडम मतलब आजादी, फ्री टू मूव, रैंडम इज द वर्ड। रैंडम, मैं यहाँ पे रैंडम वर्ड लिख रहा हूं ताकि आपको याद रहे, रैंडम, ठीक है। तो रैंडम सबसे ज्यादा कौन है? गैस है। इसका मतलब उसी को बोलते हैं, जो रैंडम होता है उसी को बोलते हैं एंट्रोपी सबसे ज्यादा किस में है? तो रैंडम और एंट्रोपी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं इनको एक दूसरे के, यानी कि जो जितना ज्यादा रैंडम होगा उतनी उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस ही होती है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो वो बोल रहा है इन सिंपल वर्ड द लॉ एक्सप्लेन दैट एन आइसोलेटेड सिस्टम्स एंट्रोपी विल नेवर डिक्रीज ओवर टाइम। तो ये कह रहा है कि आइसोलेटेड सिस्टम की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती। कोई सिस्टम है जो आइसोलेट है, यूनिवर्स से बाहर है, अगर आप उसको हीट दोगे ही नहीं, एंट्रोपी किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोचो, सॉलिड वाटर से हमने क्या बना दिया, यानी आइस से बनाया पानी, पानी से बनाया गैस, तो वाटर गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा और आइस की एंट्रोपी सबसे कम। तो आइस को हीट करना पड़ा, तो एंट्रोपी हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये कह रहा है। तो ये बोल रहा है जो हीट होती है, हीट एंट्रोपी जो है, एंट्रोपी को रिप्रेजेंट करते हैं अभी डेल्टा एस से। डेल्टा एस जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, डेल्टा क्यू। हीट में चेंज करेंगे तो एंट्रोपी में चेंज हो जाएगा, दैट इज एंट्रोपी। यस गाइस, समझ में आ गया बेटा सबको ये? यस और नोट प्लीज टेल मी। यस सर। यस सर। ठीक है, यानी हीट के अंदर चेंज करते हैं तो एंट्रोपी में चेंज होता है, एंट्रोपी में चेंज करेंगे तो हीट में चेंज होगा, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। यही लॉ बोलता है, यानी एक लाइन में इसको करना हो तो सीधी सी बात ये है कि एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड, सेकंड लॉ खत्म, एक लाइन। एंट्रोपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड, जो नीचे बॉक्स में चीज लिख रखी है, एंट्रोपी डेल्टा एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट सप्लाइड, बस इतना ही सेकंड लॉ बताता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं द दिस लॉ इंड्यूसेस ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी नोन एज एंट्रोपी। ये नोन एज के बाद एंट्रोपी वर्ड खा गए, है ना। चलो इसको येलो में ही लिखते हैं, ठीक है, येलो में ही लिखा हुआ है ये। एंट्रोपी, दैट्स इट, नोन एज एंट्रोपी। यस गाइस, एंट्रोपी अब आपको क्लियर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एंट्रोपी या किसी इसी लॉ के ऊपर। लेट्स डू द क्वेश्चंस। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हीट ऑफ कंबशन कितनी है? कार्बन कंबशन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन प्लस कंबशन वर्ड जब भी यूज होता है इसका मतलब वो क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस पक्का है, याद रख लेना। कंबशन का मतलब
दहन करना, अग्नि में दहन करना, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को जलाना, वो होता है कंबशन। ठीक है, तो यानी इसमें ऑक्सीजन इनबिल्ट है। तो वो कह रहा है कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन को बदल दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन तो उसमें था ही, तो ऑक्सीजन हमें लिख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड बदल गया। और वो बोल रहा है हीट ऑफ कंबशन कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हीट जो वो रिलीज हुई जब फॉर्म हुआ 35 फ्रॉम कार्बन टू एंड ऑक्सीजन गैस इज, हीट रिलीज, तो हीट कुछ रिलीज हुई है कार्बन से ऑक्सीजन गैस के अंदर, और वो कितनी रिलीज हुई है, ये ऐसा कुछ है, हाँ 35.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन इज, आपको ये बताना है आपके पास में 35.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है और इसमें कितनी हीट रिलीज होगी। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में इतनी हीट रिलीज होती है। ठीक है, 1 मोल में, तो मोल कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम होते हैं, क्या कोई बच्चा मुझे यहाँ पर बता सकता है 1 मोल में कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ग्राम होते हैं। पूरा वैल्यू बताओ, सही वैल्यू। 44. 44 इज द राइट आंसर। यस यस 44 इज द राइट आंसर गाइस। तो देखो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16, दूसरे ऑक्सीजन का भी 16, 12 प्लस 16 प्लस 16 44 ग्राम पर मोल, ये है मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये 1 मोल है, इसका मतलब ये क्या है, ये 44 ग्राम पर मोल, एक मोल में 44 ग्राम, यानी 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें इतनी एनर्जी देती है, ये इसने बता रखा है। और वो पूछ रहा है 35.2 ग्राम कितनी एनर्जी देगी, समझ में आ गया होगा अब आपको। तो हम इसको लाइन में लिख लेते हैं, 44 ग्राम का CO2 वो हमें एनर्जी दे रही है -393.3.5 किलो जूल पर मोल, है ना। पर मोल तो चलो हम खा जाते हैं, तो 1 ग्राम कितना देगी, 393.5, माइनस का साइन एक बार आप ड्रॉप कर सकते हैं, सीधा कैलकुलेशंस में इजी रहेगा, है ना। बस ये याद है कि ये नेगेटिव एनर्जी होती है, बस सीधी सी बात, है ना, किलो जूल। और कितना चाहिए आपको, 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 393.5 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई में 35.2 ग्राम, दैट इज द आंसर। तो यहां पर इसको जब रीसॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, माइनस का आएगा ना आंसर 315। तो ध्यान रखना कि आंसर को देख के भी बता सकते हो, प्लस का आंसर तो होगा ही नहीं, क्यों भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, कार्बन से तो हमें एनर्जी मिलेगी, पक्का मिलेगी, क्योंकि वहां भी मिल रही है 393, और वो पहले 44 ग्राम को हीट करने, 44 ग्राम बनाने पर हमें मिल रही थी 393, और कह रहा है 35 ग्राम बनाने पर कितनी मिलेगी, तो 35 ग्राम में 393 से तो कम मिलेगी, लेकिन पक्का मिलेगी, है ना। 40 और 45 10 का ही डिफरेंस आया, तो वो मिल रही है हमें 315 किलो जूल, दैट इज द राइट आंसर, 315 किलो जूल। ये बात अब सबको समझ में आ गई ना बेटा। यस गाइस टेल मी, ये क्वेश्चन समझ में आया सबको। यस सर। ओके चलो ठीक है, ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। नोटबुक और पेन साथ में रखिए। इन एन केमिकल रिएक्शन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन इज मोर देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, देयरफॉर द रिएक्शन इज, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज मोर, रिएक्टेंट से बनते हैं प्रोडक्ट, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से ज्यादा है, ठीक है। देन द रिएक्शन इज, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, तो हम क्या करते होते हैं अभी, प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखने का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा RH, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। वो कह रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की है कम, तो माइनस का हो गया बड़ा, प्रोडक्ट का हो गया छोटा, तो एंथैल्पी क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव एंथैल्पी किसकी होती है, नेगेटिव एंथैल्पी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की होती है, एंडोथर्मिक की होती है। हम जब एनर्जी देते हैं तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को देते हैं, एक्सोथर्मिक होगी ये रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक। ए इज द राइट आंसर। यस गाइस समझ में आया सबको, क्या है ये, जल्दी बताइए। यस सर। है ना, बस सिंपल सा है कि कौन किसको एनर्जी दे रहा है, कितनी मिलेगी, पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, दैट्स इट। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं।
5 moles of an ideal gas, 1 bar pressure, 298 extended to the vacuum, double the volume, the work done is, वैक्यूम में वॉल्यूम डबल हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा भाई, वर्क डन क्या होगा? सबसे पहले तो ये देखो, नेगेटिव पी डेल्टा, एक्सपेंड हो रहा है, नेगेटिव होगा, पी डेल्टा वी होगा, है ना? ठीक है, पी कितना है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर, वैक्यूम में प्रेशर कितना होगा, 0, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई में डेल्टा वी वॉल्यूम डबल हो गया, है ना? तो डेल्टा वी कितना होगा, मान लो एक एक्स था तो एक दूसरा 2x हो गया, तो 2x माइनस एक्स यानी डबल आ जाएगा, उसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, ऐसा कुछ आने वाला है, उसकी वैल्यू कुछ भी आए, यहाँ पर जब 0 हो गया तो वर्क डन विल बी 0, बात ही खत्म है, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर 0, वैक्यूम मतलब खाली स्पेस मतलब बाहर से तो कोई प्रेशर नहीं है, अंदर गैस का प्रेशर है, तो ये वर्क डन 0 आएगा। यस गाइस, ये समझ में आया बेटा सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस सेशन को जस्ट जल्दी हम एंड करने वाले हैं। देखिए, इन द रिवर्सिबल प्रोसेस द सिस्टम एब्जॉर्ब 600 किलो जूल हीट, उसने एब्जॉर्ब कर ली, सिस्टम ने हीट ली 600 किलो जूल, ठीक है। अब दूसरा देखिए, परफॉर्म्स 250 किलो जूल वर्क ऑन द सराउंडिंग, और उसने वर्क किया, सिस्टम ने ही वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया 250 किलो जूल, ठीक है, सराउंडिंग पे कर दिया, सिस्टम ने एनर्जी ली तो पॉजिटिव, वर्क किया सराउंडिंग पे तो वो नेगेटिव आएगा, बस इतना याद रखना है, वर्क सराउंडिंग पे जब भी काम होता है तो नेगेटिव, और सिस्टम पे काम होता है तो पॉजिटिव, सिस्टम को हम एनर्जी दे रहे हैं पॉजिटिव, सिस्टम हमें दे रहा है नेगेटिव, अब ये सिस्टम ने वर्क किया तो एनर्जी हमें मिलेगी नेगेटिव, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये नेगेटिव हो गया, व्हाट इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो डेल्टा यू बताना है, ठीक है। तो सिस्टम ने इतनी हीट एब्जॉर्ब कर ली, क्यू प्लस डब्ल्यू होता है डेल्टा यू, तो डेल्टा यू क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब गई 600 किलो जूल प्लस की है ये, और वर्क डन माइनस, क्योंकि वो सराउंडिंग के ऊपर हो गया। बस ये ध्यान रखना किस पे वर्क हो रहा है, किसको हीट मिल रही है, सराउंडिंग को हीट मिल रही है तो नेगेटिव होती है, ये सिस्टम को मिल रही है पॉजिटिव है, तो डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200 गया, 400 बचा, और 50 और गया तो 350, वो भी प्लस का, 350 प्लस का किलो जूल, सी इज द राइट आंसर। यस गाइज, समझ में आ गया सबको? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइज। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, यस सर। okay, that's all for the today's session guys, anyone have any doubt you can ask me, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, फिर सर ये आपके लास्ट वाला बता दीजिए। लास्ट वाला फिर से बताऊं, ठीक है मैं फिर से बताता हूँ।